अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग मटेरियल्स को पढ़ रहे थे कि जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारी उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल्स किस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो डिफरेंट बिहेवियर्स की वजह से हमने मटेरियल्स को कैटेगराइज कर दिया, जिसमें हमने डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म को स्टडी कर लिया है कि उनमें क्या क्या डिफरेंस आता है जिसकी वजह से और वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म्स एंड नील्स टेम्परेचर, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिज्म्स में हमने क्यूरी टेम्परेचर को स्टडी किया। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी कपलिंग है बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पिन की, वो कुछ इस तरह से होती है कि हमारी जो एक है वो अप स्पिन में होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में होता है और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। मींस के एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होती है हमारी स्पिन की, जिसकी वजह से हमारी स्पिन कैंसल हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देती है, एंटी पैरेलल स्पिन है। एंड देन हमारे पास वहां पे नो मैग्नेटिक मूवमेंट, कोई भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं मिलता, जो हम कहते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। अब ये फेरोमैग्नेटिज्म का एंटी बोल रहे हैं, मींस के उसका थोड़ा से उलट क्या हुआ। अगर हम फेरोमैग्नेटिज्म को देखते हैं और उसके साथ हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को कंपेयर करते हैं, तो फेरोमैग्नेटिज्म में हमने कहा कि हमारे पास होते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स और वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। मींस के उन सब की सेम डायरेक्शन होती है और वो एक मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमें दे रहे होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक अगर अप डायरेक्शन में है तो दूसरा उसके डाउन डायरेक्शन में है। एंटी पैरेलल स्पिन्स होने की वजह से जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसकी वैल्यू होती है 0। सो दैट इज व्हाई इट इज सो कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब लार्ज मैग्नेटाइजेशन हम सपोज करते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म का सोच के हम कहते हैं कि जिसकी मैग्नेटाइजेशन भी बहुत ज्यादा होगी, लाइक फेरोमैग्नेटिज्म। बट होता क्या है कि एक्चुअली में इसकी मैग्नेटाइजेशन 0 होती है, क्योंकि एक सब लैटिस जो है वो स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड होता है अप डायरेक्शन में और दूसरा ऑन द ऑपोजिट साइड। मींस के दूसरा जो है वो दूसरी डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज होता है। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। हम शुरू से पढ़ते हैं कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के इफेक्ट को कैंसिल होना है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो सेम वे में अगर एक ऊपर की डायरेक्शन में एक तीस नीचे की डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू यहां पे आएगी 0। अब जितने भी मटेरियल्स हमने स्टडी किए, जितने भी बिहेवियर्स देखे, हमने दो केस दिए। एक तब जब हम कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं करते, तब देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो इसमें भी सेम हमें करना है कि जब हम अप्लाई करते हैं कोई भी फील्ड हमारे पास नहीं है। अब जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से जो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट्स है उनमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो वैसे ही ऑपोजिट है। इस वजह से होल मैग्नेटाइजेशन हमारे पास है ही कुछ नहीं, दैट इज 0। ऐसी मैग्नेटाइजेशन जो है वो सबसे पहले जो ऑब्जर्व की गई वो मैग्नीज ऑक्साइड के क्रिस्टल्स में ऑब्जर्व की गई। सो MnO में इसको देखा गया और तब से इसको फिनोमिना एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में ये आ गया। अब नेक्स्ट केस आता है कि जब हम कहते हैं कि हमने एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दी। जब फील्ड अप्लाई की तो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन अपीयर होना स्टार्ट होगी जिस डायरेक्शन में हमने फील्ड अप्लाई की। अब मैग्नेटाइजेशन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब पहले सारे पैरा में, डाया में और फेरोमैग्नेटिज्म में जो हमारी मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है वो डिपेंड करती थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। दैट सेम केस कि इसमें भी हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है ना सिर्फ वो डिपेंड करती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच इज एज, इसके अलावा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर हम पैराडाया और फेरो को देखते थे तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होती थी, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में इसका उलट होने वाला है।
लेट्स स्टडी नील्स टेम्परेचर। अब मैग्नेटाइजेशन जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं। मतलब कि बाकी मटेरियल्स में तो ये होता था कि जब हमारे पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो हमारे सारे की सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर अप्लाई कर देते थे तो क्या होता था कि वो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो एक इरेगुलरिटी शो करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे तो एक पहले ही पैरेलल में और दूसरा एंटी पैरेलल स्पिन शो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने टेम्परेचर अप्लाई किया तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से, इसी बिहेवियर की वजह से हम इसको एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मैग्नेटाइज हमारी जो है वो पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर तक जो है वो बढ़ती है और उस खास टेम्परेचर को हम कहते हैं दैट इज नील्स टेम्परेचर और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी एंड एन के साथ। नील हमारे पास एक साइंसदान का नाम है जिन्होंने इस बिहेवियर को देखा था। नील्स टेम्परेचर के नीचे मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली अलाइन होते हैं बट एंटी पैरेलल में। मतलब कि जो हमारे पास नॉर्मल केस होता है कि एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं और नेट मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है और इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो एक दूसरे के सबलेटर्स को कैंसिल कर रहे होते हैं। अब फेज ट्रांजिशन क्या है? मतलब कि जैसे ही नील टेम्परेचर से ऊपर आएंगे मटेरियल्स जो हैं उनमें जो है थोड़ी बहुत जो है वो अलाइनमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी और मटेरियल्स जो है वो पैरामैग्नेटिकली बिहेव करना शुरू कर देंगे क्योंकि उसके कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में। इस वजह से ओवरऑल हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनहांस होना शुरू हो जाती है, मिल जाती है हमें। और यहाँ पे जब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू करते हैं यहाँ पे ये क्यूरी-वेल्स लॉ को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। अब क्यूरी-वेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगी। अब ये एक न्यू चीज आ गई इसमें, फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। क्या होगा? वहां पे हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में पढ़ा था कि टेम्परेचर का और मैग्नेटाइजेशन का इनवर्स रिलेशन है, तो सेम वही होगा जो कि जब हमारा नील टेम्परेचर के ऊपर आ गया तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। अब अगर हम और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को फॉलो करते हुए मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। अब unlike ferromagnetic materials at Niels temperature, anti-ferromagnetic materials do not have infinite susceptibility, बल्कि इनकी susceptibility बहुत वीक होती है। अब वो वीक क्यों होती है वो हम पढ़ते हैं। अब नील टेम्परेचर के अगर हम नीचे बात करते हैं मतलब कि नील टेम्परेचर की लिमिट से नीचे देखें टेम्परेचर पे तो मटेरियल्स जो है वो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो एग्जिबिट कर रहे होते हैं अपनी ही प्रेफर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन की। लेकिन नेट मैग्नेटाइजेशन तो हमारे पास उस टाइम जीरो होती है। अब हमारे पास जो फील्ड अप्लाई होती है ना, पहले तो होता था एक डायरेक्शन में हम फील्ड अप्लाई कर देते थे, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में हम फील्ड भी दो डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। वो कौन कौन सी? एक होती है पैरेलल एंड द सेकंड वन इज परपेंडिकुलर। अब जब हमने फील्ड को परपेंडिकुलर अप्लाई किया तब हमारे पास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, जब पैरेलल में अप्लाई किया तब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी। एंड देन ससेप्टिबिलिटी को एवरेज निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की एवरेज निकालेंगे एंड देन हम बताएंगे कि इसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। ससेप्टिबिलिटी तो पता है कि अगर हम किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, इस चीज को मेजर करने को हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है जब हम फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, और जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो हम फील्ड ससेप्टिबिलिटी को इस तरह से शो करते हैं। और इस केस में नील्स टेम्परेचर के नीचे हमारे पास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आती है कांस्टेंट, एंड जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं पैरेलल जो हमारी डायरेक्शन है उसमें तो वो डिक्रीज कर देती है जैसे ही हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। मींस कि इस केस में हमने ससेप्टिबिलिटी पैरेलल फाइंड की है। अब
होता क्या है कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आ रही है जीरो। एट जीरो केल्विन टेम्परेचर इंटरनल फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्पिन को अलाउ ही नहीं करने देती कि वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करे। मतलब कि यहाँ पे कोई वो ओरिएंटेशन करने ही नहीं देती, चाहे हमारे पास बाहर से मौजूद फील्ड जितनी भी स्ट्रांग ना हो, जितनी भी स्ट्रांग है, लेकिन वो ओरिएंट करने ही नहीं देता स्पिन्स को। नेक्स्ट है ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो अब हमने तो जब हमारा टेम्परेचर नील टेम्परेचर के इक्वल है, मींस के ससेप्टिबिलिटी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी पैरेलल। तो हमारे पास जो ससेप्टिबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर के साथ, वो हमने इस फिगर में शो कर दिए, इस ग्राफ में शो कर दिए। सो यू कैन सी कि जैसे ही हमारे पास Tn टेम्परेचर तक आ रहे हैं, तो वो बिहेवियर जो है वो मटेरियल का पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले क्या थी, अब हमारे पास जो है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि टीएन पे आके हमारा मटेरियल जो है वो शो करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। उसके बाद विज लॉ के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है बाय दिस फॉर्मूला। सो हमारे पास जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दैट आर मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो एंटी फेरोमैग्नेट्स हमारे पास क्या होती है कि इनकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करती है नील टेम्परेचर तक। फिर क्या होता है कि जैसे टी डिक्रीज होता है, फर्दर हमारी मैग्नेटिक ऑर्डरिंग जो है वो इंक्रीज होती है और ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। सो दैट इज द रीजन कि हमारी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में फर्क क्या है। मींस कि एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं ना। तो हमने पढ़ा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं, इनमें होती है मैग्नेटिक डोमेन्स, जो कि सारी की सारी सेम डायरेक्शन में अलाइन होती है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स में। अलाइनमेंट के हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स हमारे पास क्या आता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का कोई ना कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बट फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इंक्लूड, इसमें हमारे पास मेटल्स आते हैं जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और इनके मेटल अलॉयज वगैरह। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के हमारे पास जो आती हैं उसमें ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेरीमैग्नेटिज्म। तो फेरीमैग्नेटिज्म में एक्चुअली में हो क्या रहा है कि फेरीमैग्नेटिज्म में हमारे पास होती तो ऑपोजिटली अलाइंड स्पिन्स है, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और दूसरी का मैग्नीट्यूड कम होता है। सो यू कैन सी इन दिस फिगर कि रेड वाली का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है और जो ब्लू वाली है उसका मैग्नीट्यूड होता है कम। सो क्या होता है असल में कि हाफ तो उसका कट जाता है, लेकिन हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू यहां से निकल ही आती है। So certain ionic solids have general formula of MFE2 oxide 4। तो क्या होता है, इसे हम फेराइड्स कहते हैं, जिसमें M किसी भी मेटल को शो कर रहा है जो कि परमानेंट मैग्नेटिज्म को शो कर रहा होता है। इस टर्म को हम कहते हैं कि ये हमारे पास बनती है फेरीमैग्नेटिज्म। तो होता क्या है कि पार्शियल कैंसिलेशन, मतलब कि हाफ तक कैंसिलेशन हो जाती है स्पिन मोमेंट्स की, लेकिन हाफ हमारे पास बच जाती है। रेड अपवर्ड स्पिन मोमेंट्स जो है वो ज्यादा है साइज में, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, बड़े हैं। सो कैंसिल नहीं होते पूरे के पूरे, थोड़े से बच जाते, मतलब कि होती है कैंसिलेशन, एक दूसरे के साथ लड़ते फिरते हैं, लेकिन फिर भी सुलभ हो जाती है, थोड़ा कुछ बच जाता है, उनका थोड़ा बहुत रिलेशन जो है वो बच जाता है। सो रिजल्ट में हमारे पास आती है स्मॉल मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ, क्योंकि इसमें भी हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है कुछ ना कुछ। अब इनका हम देखते हैं कि वर्सेस में लाके खड़े कर दिया कि फेरोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है एंड फेरीमैग्नेटिज्म क्या है। सो फेरोमैग्नेटिज्म में प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेट्स, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उससे अट्रैक्ट होते हैं। एंड इन द केस ऑफ फेरीमैग्नेटिज्म ये प्रॉपर्टी है जिसमें एटॉमिक मोमेंट्स अलाइन तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के बावजूद भी एक दूसरे को फुली कैंसिल नहीं करते। क्यों टेम्परेचर,
क्यूरी टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हायर होता है जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ कंपेयर करते हैं। बट ऑन द अदर साइड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स का क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की निस्बत कम होता है। एटॉमिक मोमेंट्स की अलाइनमेंट किस तरह से होती है, तो हमें यह बात अब अच्छी तरह से पता है कि एटॉमिक मोमेंट्स जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के हैं वो तो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, उनमें बड़ा प्यार है। लेकिन फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स में अलाइन होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट जो छोटा भाई है वो एक दूसरे की बात मान लेते हैं और वो सुलह सफाई के साथ रह लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, मेटल्स जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल और मेटल अलॉयज वगैरह जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स है। फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारे पास आते हैं ऑक्साइड जैसे कि मैग्नेटाइट, ये हमारे पास फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। सो इसमें होता क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर की जो डिपेंडेंस होती है ना वो होती है क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन पे, कि वो किस तरह से ओरिएंट कर रहे हैं। सो इस टर्म को कहते हैं मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। अब क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन जो है ना वो हमारे पास उसमें मैग्नेटाइजेशन जो है वो इजी होती है। किस तरह से, मैग्नेटिक सैचुरेशन जो है वो लोएस्ट एक्सटर्नल फील्ड पे हम अचीव कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ी सी एक्सटर्नल फील्ड हमने दी और हमारी जो मैग्नेटिक सैचुरेशन है जिस पे आके हमारे सारी की सारी हमें जो मैग्नेटाइजेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से मटेरियल्स जो है वो मैग्नेटाइज आसानी से हो जाते हैं और अपनी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक जल्दी पहुंच जाते हैं थोड़ी सी मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, और इस तरह से बहुत सारी एनर्जी बचा लेते हैं। सो दिस इज सो कॉल्ड मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। और ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो यू लाइक इट। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।